बैठे हुए लोगों में से उरी पिक्चर किसने किसने देखी है? नहीं, शुरुआत तो ये करेंगे, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। अगर इंदौर में सिर्फ इतना ही जोश है तब तो मजा नहीं आया। तो एक बार मैं कोशिश करता हूं आपके साथ। हाउस द जोश, हाउस द जोश। ये हुई ना बात। मऊ में मैंने बहुत ट्रेन, कैप्टन से लेके जनरल के रैंक तक हम लोग आते रहते हैं, आप लोगों को पता है मऊ। और इंदौर कभी रहा नहीं पोस्टिंग, लेकिन मऊ में हम इंदौर ही आया करते थे हर चीज़ के लिए, चाहे राम बाबू के पराठे हो, चाहे यहाँ सिनेमा देखना हो, चाहे कुछ खाना हो, यहाँ आते हर संडे को। तो इंदौर का जोश हमने हमेशा अच्छा देखा है, और आज सुनने को मिला इंदौर इतना नीट एंड क्लीन सिटी है। पता हाउ मेनी इयर्स इन अ रो इंदौर, वाओ, ये है जोश। थैंक यू। तो टोन सर ने सेट कर दिया है, जोश हाई है। सर की तारीफ में जितना भी कुछ कहूंगा वो बहुत कम होगा। 15 कोर कमांडर रह चुके हैं सर। बहुत सारी एंटी टेररिज्म के स्ट्रेटजीज सर ने बनाई हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। सर एक राइडर हैं, ऑथर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, और शायद हमारा टाइम इसी में निकल जाए अगर मैं सर की खूबियों के बारे में बात करता रहूं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जब हम आप बैठे हैं एक साथ, तो आज 16 दिसंबर भी है, जिसको हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सर से जानना चाहूंगा इनके विचार विजय दिवस पे। देखिए दोस्तों, आज के दिन 52 साल पहले भारत की एक ऐसी शानदार जीत हुई थी जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। हम जानते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाले थे। 93,000 आर्म्ड सोल्जर्स ने एक फॉर्मल सरेंडर सेरेमनी करके हमारी आर्मी के, हमारे नेताओं, हमारे लीडरों के सामने हथियार डाले। वो फोटो आज दोबारा सोशल मीडिया पे चल रही है, मैंने भी पोस्ट की है कि वो फोटो इतनी फेमस, वो फोटो फेमस हो गई है पूरे विश्व भर में। एक नए देश की स्थापना हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और एक नए देश की स्थापना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं इतनी बड़ी इस पैमाने पे कहीं ऐसी जीत नहीं हुई। तो ये जो शानदार विक्ट्री है उसमें बहुत लोगों की बहादुरी छिपी है, तकरीबन 3000 लोगों का बलिदान छिपा है। और आज के दिन मुझे लगता है हमें उन सब वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए मनी मन, जिन्होंने इस जीत को मुमकिन बनाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज एक पिक्चर सैम बहादुर जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के ऊपर है, वो रिलीज़ अभी मेरे ख्याल से 1 तारीख को ही हुई है। और कितनों ने देखी है पिक्चर? ओह वाओ! जो बचे कुचे हैं जिन्होंने हाथ अभी ऊपर नहीं किए, वो मुझे यकीन है कि वो जल्द पिक्चर देखेंगे, कि उस पिक्चर से 71 वॉर के बारे में बहुत अच्छा परिचय मिलता है हमारे को। वो इसलिए कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस समय जनरल मानेकशॉ 1971 में हमारे सेना अध्यक्ष थे। और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आपने मेरे से ये शुरुआत करवाई कि हम आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनको नमन करें और उनको सैल्यूट करें जिन्होंने ये जीत मुमकिन करी। जय हिंद। आप में से एनिमल किसने किसने देख लिया है? सर ने जो बात कही, ये जो जनरेशन है, कारगिल वॉर के बारे में हमें सब कुछ पता है, जो हीरोज हैं उनके बारे में भी पता है। प्लीज एक बार जाके मानेकशॉ देखिए, क्योंकि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सिर्फ पिछले 25-30 साल से नहीं है, 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारी स्वतंत्रता को। किस तरीके से बाकी पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तब भी हमने लड़ाइयाँ कैसे जीती, इसका बहुत एक जीता जागता नमूना आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और
मैं तो बहुत लेट फौज में गया और मेरे साथ के लोग अभी तक जनरल बन भी नहीं पाए हैं। तो देखिए वो क्या चीज़ थी जिसके लिए लोग कहते थे कि फौज एक नौकरी नहीं, जीने का तरीका है। अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके इस मूवी को देखिएगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर एक ऑथर हैं और सर ने 2 बहुत दिलचस्प किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक तो आपके बीच में आ चुकी है और एक आने वाली है। इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, भारत के जाबाज, हिंदी में भी अब वो किताब आ चुकी है और अभी ये पढ़िए। आपके सामने ये किताबें रखी हुई हैं। आप लोगों में से जो चाहे सर से अभी साइन करेंगे सर, वो किताबें आप लेंगे। सर की जो दूसरी किताब है जनरल रेमिनिसेंस, वो यहाँ पढ़िए। वो सर ने कल इसका कवर पेज रिलीज किया है और मैं चाहूंगा सर से ये जानना कि इन दोनों किताबों में क्या इन्होंने हमारे लिए लिखा है। धन्यवाद, धन्यवाद धर्मवीर। मुझे मौका देने के लिए, ये मौका कि मैं आप सबको इसके बारे में बता सकूं। भारत के जांबाज मैंने इंग्लिश में लिखी थी। किताब का नाम है इंडियाज ब्रेव हार्ट्स। वो 3 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, असमीज और तेलुगु में ट्रांसलेशन चल रहा है और ये ऑडियो बुक भी बन चुकी है। तो ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है, वो पॉकेट ऐप में ऑडियो बुक है, मकसद है कि इसकी लोकप्रियता है तभी तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही है। किताब है क्या? मैं, जैसा कि इन्होंने कहा, मैं काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने काउंटर टेररिज्म में बहुत हिस्सा लिया है, उग्रवाद की लड़ाई लड़ी है। कर्नल लेवल तक मैं खुद कॉम्बैट में हिस्सा ले चुका हूँ, लड़ाई कर चुका हूँ, टेररिस्ट मार चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कर्नल लेवल के बाद जब आप ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं, तब फिर आप कॉम्बैट में नहीं जाते हैं, आप डायरेक्शन देते हैं उन टुकड़ियों को, उन यूनिटों को जो कॉम्बैट में जाते हैं। तो इस किताब में भारत के जांबाज इंडियाज ब्रेव हार्ट्स का लिटरल ट्रांसलेशन है। इस किताब में मैंने लिखी है कहानियां अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उस कॉम्बैट के। हाँ, लेकिन उसमें पहली कहानी जो है वो मेरे लेफ्टिनेंट जनरल डेज की है। वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में है और मुझे लगता है आप मेरे से बाद में बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, तो इसके लिए मैं उसकी बातचीत नहीं करूंगा। बाकी कहानियां जो हैं वो एलओसी पे, सब एलओसी समझते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी पर फौज कैसे रहती है, कैसे पेट्रोलिंग करती है और कैसे ऑपरेशंस को अंजाम देती है। क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठिए भेज रहा है, टेररिस्ट भेजता है, इन्फिल्ट्रेट कराता है, हमें उनको रोकना है, चाहे वो एलओसी पर हो या एलओसी के थोड़ा अंदर हो या फिर हिंटरलैंड में, यानी कि पीछे जैसे कश्मीर घाटी में आ जाते हैं। तो ये कहानियां सिर्फ बहादुरी की कहानियां नहीं है, बहादुरी है मेरे जवानों की, मेरी बटालियन की बहादुरी की कहानियां हैं। कैसे ऑपरेशन हुए, कैसे उन ऑपरेशंस में कैसे मतलब न सिर्फ हमने अचीवमेंट्स की बल्कि हमने साथी खोए अपने, और बहुत दुख होता है। मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने एक इंटरव्यू पे, ऑनलाइन वाले टीवी चैनल इंटरव्यू पे पूछा कि सबसे मुश्किल वक्त, सबसे मुश्किल ऑपरेशन या सबसे मुश्किल चीज आपको क्या लगी अपनी जिंदगी में। तो मैंने उसको बताया कि बहुत ऐसी मुश्किलात आई, ऐसे मौके आए, जैसे एक यहाँ आपके साथ एक साथी है, वो उसको गोली लग गई, आप एनकाउंटर से वापस आ जाते हैं जीवित और वो नहीं आता, तो आपको एक सर्वाइवर्स गिल्ट होता है कि मैं क्यों वापस आ गया जब वो नहीं आया। आप सो नहीं पाते हैं। कई ऐसे मौके आए जहां पे, और मैंने ये कहानी में लिखा है, जहां मेरे को किसी ने, एक टेररिस्ट नीचे नाले में था, उसने यहां से, जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं, यही मेरी टांगों के बीच में से उसने गोली मारी, लेकिन पीछे से किसी ने उसके सिर पे गोली मारी, मेरे जवान ने और मेरे ऑफिसर ने, और उसकी गोली, मैं बच गया। ऐसे मुश्किलात बहुत आई, लेकिन मेरा जवाब उसको ये था। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज मुझे वो लगा कि जब एक ऑफिसर को हमने खो दिया,
मैं उसकी वाइफ को, उसके परिवार को किस तरीके से, कैसे फोन करके बताऊं कि उसकी डेथ हो गई और कल बॉडी आएगी। वो मैंने वाकया का वर्णन किया है। उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में, तो एसटीडी पीसीओ बूथ पे जाना पड़ता था और वहां जाकर के मैंने फोन किए। तो इसमें और ऐसी चीजें हैं, हार्ट ब्रेक्स हैं, फैमिलीज कैसे जीती हैं अफसरों और जवानों के बगैर, क्योंकि आपको दूसरे शहर में रहना होता है, बिना पिता के बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो कैसे कोप अप करती हैं, उनको कैसी टेंशन होती है कि अगर उनका पति या पिता लड़ाई के मैदान में है या कॉम्बैट चल रहा है टेररिस्ट के साथ, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो ये कहानियां हैं मेरी इस इंडियाज ब्रेव हार्ट्स में, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिलचस्प चीज मैंने सुनी है और सर के कमांड के टाइम में वो हुआ है, और चूंकि सर कमांड के डिफरेंट लेवल्स पे जम्मू कश्मीर में रहे हैं, सर कोई टेररिस्ट था जिसको हमने प्रो इंडिया बनाया और इवेंचुअली उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अब कुछ टेररिस्ट थे 1990s में। JKSLF ग्रुप था, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट। थोड़े पढ़े लिखे थे स्टूडेंट, नाम से जाहिर है। तो उन्होंने पाकिस्तान के मंसूबे पहचान लिए, उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो इनको कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है। तो उनमें से कई सरेंडर कर गए और आर्मी ने उनके साथ मिलके इखवान नाम का ग्रुप बनाया। क्या किसी ने इखवान के बारे में सुना है? 1993 में इखवान नाम का ग्रुप बनाया गया और ये सरेंडर टेररिस्ट की मदद से आर्मी ने, पुलिस ने मिलके बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया, क्योंकि इनको टेररिस्ट के अंदर की खबर होती थी, उनके तौर तरीके और उनके ऑपरेशन करने का ढंग पता था। फिर 2003 में ये बंद कर दिया गया और इन सबको एक टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में शामिल किया। वो मेरी रेजिमेंट की टेरिटोरियल आर्मी बटालियन है। और मैंने ये जो किताब है यहाँ, अ जनरल रेमिनिसेंस, इसके ऊपर लिखा हुआ है द ट्रू स्टोरी ऑफ अ टेररिस्ट टर्न्ड हीरो। उसकी कहानी है। नजीर अहमद वानी नाम है उसका, नाम था उसका। उसको, वो इतना बहादुर जाबाज शेरदिल था, उसको 2 सेना मेडल मिले और उसके बाद एक अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड होता है, उसको अवार्ड मिला। लेकिन वो अशोक चक्र उसको 2018 के नवंबर में मिला, जब वो मरणोपरांत था, वो उसमें शहीद हो गया। तो देख लीजिए ये कितनी हैरत अंगेज कहानी है। हमारे ही देश में हम कश्मीर से टेररिस्ट भी होते हैं, लेकिन कश्मीर के सोल्जर्स भी होते हैं। मैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हूँ। मेरे सोल्जर्स आधे कश्मीर से हैं, आधे जम्मू रीजन से हैं, सब JNK से हैं। कश्मीरी मुसलमान भी हैं और वो बहुत बहादुर जांबाज होते हैं। तो ऐसा ही एक जांबाज ये था। इसके माध्यम से मैंने इसके और कई साथी थे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा अवार्ड इसको मिला। तो इसकी कहानी इस किताब में है, अ जनरल रेमिनिसेंस, लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर। तो इसकी देखो, इसने शुरुआत की एक टेररिस्ट से, फिर एक इखवान बना, फिर एक सोल्जर बना और एक नेशनल हीरो की मौत मरा। तो ये कहानी है मेरी इस दूसरी किताब में, जो आज की तारीख में अमेज़ॉन पे चल रही है, यानी प्री ऑर्डर कॉपी है। मैं खुद बुक साइनिंग करके आया हूँ, यानी कि आज अगर कोई ऑर्डर करेगा तो उसको साइन कॉपी मिलेगी और 8 जनवरी को ये फिर बाकायदा बुक स्टोर्स में मुहैया हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे पता है आप सभी लोग सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ सुनना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा दोबारा से एक बार जोश ऊपर करेंगे। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जैसा कि सर ने अभी बताया कि बड़ा मुश्किल होता है
किसी के घर फोन करके ये बताना कि अब आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा कल वापस नहीं आएगा। एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2016 में 18 सितंबर को हुई थी उरी में, जब हमने अपने 18 वीर जवानों को खोया था। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और शायद दुश्मन देश ने उस दिन उस मर्यादा को पार किया था, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक प्लान हुआ था। जनरल दुआ कोर कमांडर थे उस कोर के जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया और उसको अंजाम देने में पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। तो मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं, धन्यवाद। एक बार अगर आप हमें ये बताएं कि क्योंकि हमारे दिमाग में सर्जिकल स्ट्राइक की वो इमेज है जो पिक्चर में दिखाई गई है, इन रियलिटी एक सीक्वेंस अगर आप हमें बता सकें तो अच्छा होगा सबके लिए। धन्यवाद मुझे न सिर्फ ये मौका देने के लिए कि मैं आपको बता सकूं, बल्कि ये पूछने के लिए पिक्चर से तुलना करने में। देखिए, पिक्चर बॉलीवुड की पिक्चर है, पिक्चर को सेल करना है, पिक्चर में गाना भी होगा, पिक्चर में कुछ और कहानी भी होगी। मैं उनको ब्लेम नहीं करता क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। पिक्चर एक अच्छी पिक्चर है, बड़ा एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट उस पिक्चर ने इवोक किया, अराउज किया। लेकिन सच जो है वो वैसा नहीं था जैसे दिखाया गया है। कि दिल्ली से डायरेक्टली वो कोई फ़ोन कर रहा है, वो एक कबूतर उड़ रहा है, एक जगह पे अटैक हो रहा है और वहाँ से फिर विकी कौशल दूसरी जगह पे पहुँच गया। जितने मल्टीपल अटैक्स हम जगहों पे हमने किए थे, उनमें से एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम 3 दिन लगते। पहाड़ी इलाका है, कोई हेलीकॉप्टर आके नहीं ले जाता वहाँ से। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, वो पिक्चर अपनी जगह पर अच्छी पिक्चर थी। दरअसल क्या हुआ था, जब मैं उड़ी का नाम लूं अगर आपके सामने, तो आपको सबसे पहला चीज क्या आपके दिमाग में आता है? जैसे अभी हमने कहा हाउस द जोश एक अच्छी पिक्चर थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, मैं ठीक कह रहा हूं ना? यही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन जब मैं उड़ी लफ्ज को सुनता हूं तो मेरे जहन में, जैसे कैप्टन धर्मवीर ने बताया, मेरे लिए वो एक डार्क संडे था, मेरी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट डे। क्योंकि उस दिन मैंने 18 जानें खोई, 18 सोल्जर्स डाइड ऑन माय वॉच। यानी कि मैं जब सरबराह था कश्मीर का, पूरे कश्मीर का कमांडर मैं था, मैंने 18 यंग लाइव्स खोई। ये चीज मैं अपने आखिरी दिन तक इसके साथ मैं जी नहीं पाऊंगा, मतलब आई कांट लिव इट डाउन। और कुछ ही घंटों में मुझे फोन आया कि रक्षा मंत्री यहां पहुंच रहे हैं। मुझे याद है मिस्टर मोहन डिफेंस सेक्रेटरी थे जिन्होंने मुझे फोन किया, और मैंने उनको ये बोला, व्हाई टुडे, आई डोंट वांट हिम हियर टुडे। तो बोला वो तो ऑलरेडी चल पड़े हैं। क्योंकि उस दिन मैं नहीं चाहता था कि कोई वीआईपी आए। आर्मी चीफ तो आ गए थे, उनका काम था, लेकिन मैं ऑपरेशन चल रहे थे, उनकी होमेज सेरेमनी की तैयारियां करनी है, इनकी बॉडीज को पूरे देश में अलग अलग जगहों पे बॉडीज को अगले दिन तक पहुंचाना है, क्योंकि अगले दिन शाम तक वहां पर उनकी अंतिम संस्कार होने हैं। बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, एमओ डायरेक्टरेट मुझे फोन कर रहे हैं। तो मतलब मेरे पास समय नहीं था वीआईपी के लिए। लेकिन वो रक्षा मंत्री थे और वो चल पड़े थे, वो हमारे बॉस थे। जब वो आए तब मैंने ये सोचा कि इसमें से क्या अच्छा हो सकता है अब उनका आना यहां पर। तो उनको मैंने ब्रीफिंग दी
अपने हेडक्वार्टर में ऑपरेशन रूम में ले जाके जब ब्रीफिंग दी और बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये सब हो गया, तो उन्होंने कहा ये ठीक है, अब क्या करना है, और ये सब लिखा हुआ है इस किताब में। तो ऐसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके एवज में, तो फिर मैं अलग से बात करना चाहूँगा आपसे। तो उन्होंने, मुझे याद है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यस यस आई विल लाइक टू गो टू योर चेम्बर। चेम्बर वर्ड हम आर्मी में नहीं यूज़ करते, लेकिन उन्होंने चेम्बर बोला। तो आर्मी चीफ भी थे, वो भी थे। मैं ये सोच रहा था, आप अगर अपना इफ यू टेक योर माइंड बैक टू 2016, क्या हुआ था उस कुछ महीने पहले पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था टेररिस्ट का, वहां भी हमने जाने खोई। 3 महीने पहले इससे एक पंपोर श्रीनगर के बाहर एक जगह है, उसमें एक 6 मंजिली इमारत को, उसमें 66 हॉस्टेज ले लिए थे सुसाइड टेररिस्ट ने। हमें 2 दिन लगे थे उनको बाहर निकालने में, लेकिन हमने 3 जाने खोई, 3 स्पेशल फोर्सेस के कमांडो खोए। तो एक के बाद एक ऐसे घटनाएं होती जा रही थी। पूरे देश में एक गुस्सा था पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ। इतना ज्यादा गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही थी। और मेरे सोल्जर्स जितने मेरे जवान हैं, उनको वो चाहते थे, बदले की भावना उनमें थी। हमारे देश की लीडरशिप, हमारे आर्मी की लीडरशिप बड़ी एजिटेटेड थी। तो हमने ये इस पेन को, जो ये इस दुख को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की। और जब उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनसे सिर्फ, आर्मी चीफ ने बहुत बताया, उनको डिटेल में बताया कि अगर हम कुछ करते हैं तो पाकिस्तान अटैक कर सकता है, फिर ये हो सकता है, मतलब उनका काम है ये बताना कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है। जब उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के कहा आप क्या कहते हो, मैंने कहा आप हाँ कह दो, मैं कर दूंगा। मैंने सोचा कि पॉलिटिशियन है, उनको एक छोटी सी चीज कही जाए ताकि उनका ध्यान, और मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, और अगर मैं लिख के आर्मी हेडक्वार्टर की अप्रूवल लेकर के किताब छापी है, आप हाँ कह दो मैं कर दूंगा। तो उनकी आंख में एक चमक आई, तो क्या करेंगे? मैंने कहा हम अंदर जाके उनको मारेंगे। तो कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। थैंक यू। ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैंने कहा सर नहीं हुआ तो अभी करने की जरूरत है, नहीं तो हम हमेशा ऐसे हम ही मार खाते रहेंगे। तो वो 1 मिनट सोचे और फिर बोले बरोबर। मराठी में बरोबर लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने एक सवाल किया, हाँ पर हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर आई एग्री विद यू कि हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज वॉर, कुछ भी हो सकता है। और वो चुप हो गए और मेरा दिल बैठ गया। पॉलिटिशियन है आखिर, ऑपोजिशन खा जाएगी इनको अगर यहाँ पे 10 जवानों की डेथ हो गई। मैंने सोचा मैंने गलती कर दी, ये बोलना ही नहीं चाहिए था। अब वो नहीं मानेंगे। कुछ देर चुप, और फिर से उनका वही बरोबर। और फिर हमें परमिशन मिल गई, और पहली बार हमने अगले 10 दिन में जितनी मेहनत हमने की, जितनी सिलेक्शन की, जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जो पार गए, उन लोगों ने जो तैयारियां की, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। और कई चीजें हैं जो मैं डिटेल में पब्लिक डोमेन में बता नहीं सकता, लेकिन मल्टीपल लोकेशन में 10 दिन के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। धन्यवाद। ये तालियां उन जवानों के लिए जो उनको हमने उड़ी में खोया, और उन जवानों के लिए जो जिन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जो अपनी जान हथेली में रख के पार गए। थैंक यू, धन्यवाद। और कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और मैं मन ही मन उनको मना चुका था, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, कि कुछ कैजुअलिटीज तो होंगी। मैं मन ही मन 5-7 कैजुअलिटीज, मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं कहूंगा, एक आदमी की जान भी बहुत प्यारी होती है, कीमती होती है, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज होंगी, ये तो एक आर्मी में चलता है। कॉम्बैट इतने बड़े पैमाने पे अगर हमने अटैक किया, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हमारी एक भी आदमी का बाल भी बांका नहीं हुआ। धन्यवाद। और ये कमाल है उन शूरवीरों का जो पार गए। और
इस एक नए चीज को हमने अंजाम दिया, सर्जिकल स्ट्राइक उसका नाम पड़ गया। और 2.5 साल के बाद जब उन्होंने फिर एक पुलवामा पे एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक किया जिसमें हमने 40 जानें खोई सीआरपीएफ के जवानों की, तो हमने फिर दूसरा तरीका अपनाया और एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक करके बालाकोट में फिर टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया और उनको नुकसान पहुंचाया। और अब आने वाले समय में अगर ऐसा कोई हाई प्रोफाइल अटैक करने से पाकिस्तान घबराता है, और मैं ये चीज अंत करने से पहले कहूंगा, न सिर्फ ये, हम जैसे एम्बुश और पेट्रोलिंग करते हैं, आज मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि पाकिस्तान एम्बुश और पेट्रोलिंग करता है। क्यों? उनको हर रात डर है ये कहीं फिर से घुस के अंदर ना आ जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सी बातें हमारे लिए सिर्फ एक खबर बन के रह जाती है। छोटी नौकरी थी मेरी, छोटी टुकड़ियों में मैं जम्मू कश्मीर में कभी रोड ओपनिंग के लिए जाता था, कभी कॉन्वॉय कमांडर बन के जाता था, और हर रोज ये डर रहता था कि आज कहीं कुछ ना हो जाए। नोटोरियस जगह थी। जब ये बड़े हादसे होते हैं, अगले दिन किस मोटिवेशन के साथ जिन जगहों पे 18 लोगों की जानें चली जाती हैं, जिन जगहों पे 40 लोग वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, किस मोटिवेशन के साथ उस फौज को दोबारा रीऑर्ग करके अगली सुबह फिर वहीं उसी जगह पे जहां ये घटनाएं होती हैं वहां पे आप जब भेजते हैं, तो उसके पीछे दिल में क्या चल रहा होता है सर? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फिर किसी को मोटिवेट करना कि हम यही करेंगे। मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूं, ये भी कहानी इस किताब में है, ये मेरे जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपका जवाब है इस किताब, इस आपके सवाल का जवाब है। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना 1998 में, तो जैसे ही मैं कमांडिंग ऑफिसर बना, नियुक्त किया गया, 2 हफ्ते के अंदर हम लोग एलओसी में डिप्लॉय हो गए। नए एलओसी में हमारी डिप्लॉयमेंट हुई थी, और वहां पर उग्रवादी 98 में बहुत ज्यादा टेररिज्म था, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी, बहुत ज्यादा एनकाउंटर होते थे। और हम लोग अंडमान से आए थे, पीस स्टेशन से, नॉन कॉम्बैट एरिया से। और यहां पर हमारे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हमारा पहला एनकाउंटर, टाकरा हो गया टेररिस्ट के साथ। और हमने तीनों टेररिस्ट तो मार दिए, लेकिन हमने अपने एक जांबाज ऑफिसर को खो दिया, मेजर रोहित शर्मा। पहला एनकाउंटर, मैं भी नया कमांडिंग ऑफिसर बना, और पहला एनकाउंटर बटालियन का, और हम एक ऑफिसर खो दिया। पूरी बटालियन का मोराल बिल्कुल, हौसला बिल्कुल पस्त हो गया। एक मायूसी सी छा गई हमारी पूरी बटालियन में। उस रात मैं भी नहीं सो सका, और मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं सच बताऊं, उस वक्त ऐसे लगता है, कई बार सोचते हैं, मेरे दिमाग में ये ख्याल भी आया कि लोग क्या सोचेंगे, नया सीओ है, ये सीओ मनहूस है, इसके आते ही हमारी कैजुअलिटी हो गई। ऐसी हिंदुस्तानी ख्याल हमारे घरों में, दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन फिर बहुत लेट मुझे ख्याल ये आया कि हाउ कैन यू बी डिस्पोंडेंट, आप ऐसे कैसे मायूस हो सकते हो? ये पूरी बटालियन, ये पलटन, ये तकरीबन 900 लोग, जवान, अफसर, ये आप मेरी तरफ देख रहे हैं लीडरशिप के लिए। तो अगले दिन मैंने इनको इकट्ठा किया, ये जवाब है आपके सवाल का। मैंने उनको इकट्ठा करके कहा कि कल हमने एक जांबाज ऑफिसर खोया, जिसने सीने में गोली ली, क्योंकि वो सबसे आगे लीड कर रहा था। और ऐसे जांबाज को सबसे अच्छा तरीका क्या है श्रद्धांजलि अर्पित करने का? सबसे अच्छा तरीका ऐसे जांबाज को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है कि हम उसकी मुहिम को, उसके मिशन को कायम रखें। उसने टेररिस्ट मारने के चक्कर में, क्योंकि वो हीरो है, उसने अपनी जान का बलिदान दिया, लेकिन उसने कितने सोल्जर्स की जानें बचाई। मान लो वो एनकाउंटर 2-3 घंटे और चलता तो शायद हमारे कोई और सोल्जर्स को भी लग सकती थी। उसकी वजह से 4 या 6 सिविलियंस बच गए। जिस घर में वो एनकाउंटर हुआ, उनके सिविलियन सब सही सलामत आए।
क्या पता उनमें से भी किसी को लग जाती गोली। तो ये इस हीरो की इसको श्रद्धांजलि हम ऐसे अर्पित करेंगे। ये ऐसे जोश हम एक दूसरे को देते हैं कि ये तरीका है हमने करने का। अगर एक हवाई जहाज फाइटर पायलट, अगर मिग 21 किसी का क्रैश, आपने सुना होगा मिग 21 का क्रैश हो गया, पायलट डाइज, उसके बाद जितने भी एयरक्राफ्ट उस बेस में होते हैं, पायलट्स आते हैं और सभी एक एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, एक सॉटी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही करना चाहते हैं जिससे हादसा हुआ वो दोबारा करेंगे। अगर पैराशूट जंपिंग में, मैंने पैराशूट जंप किए हैं, स्काई डाइविंग की है, अगर पैराशूट जंप में किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जितने पैराट्रूपर स्टेशन में होते हैं वो सब हवाई जहाज उड़ाते हैं और सब जाके एक एक जंप करते हैं। हम अपने आप के दिल में रीइंफोर्स करते हैं, ये हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारा इथॉस है, ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है कि हम अपने जो नुकसान जहाँ पे हुआ है उसका बदला कैसे उतारें, वो एक तरफ से प्रण लेते हैं और दूसरा वही चीज इमीडिएटली करते हैं ताकि सबके दिमाग में जोश आए, वो हमारी कमरादरी, वो भाईचारा और आगे बढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, फौज थोड़ी सी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो रिव्यू मीट्स होते हैं वहाँ पे पिछले 3 महीने का घाटा मुनाफा नहीं देखा जाता, और अगर कुछ घाटा मुनाफा हो जाता है तो उसको अगले 3 महीने में कवर करने जैसी कोई स्कीम नहीं होती है। यहाँ पे ईमेल के जरिए आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे गलती की कीमत होती है किसी का शरीर तिरंगे में लौट के वापस घर जाएगा। तो हाईएस्ट प्रिसिशन पे यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, और लीडरशिप बहुत ही बड़ी चीज होती है फौज जैसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अपनी जिंदगियों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, आपके निर्णय से बहुत सारे घरों के चिराग जल रहे होते हैं। जब कोई ऑफिसर एक डिसीजन लेता है, उसके पीछे उसका जवान सिर्फ इस उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता है, उसको ये पता होता है कि अगर कभी गोली चली तो वो पहली गोली ऑफिसर खुद खाएगा। और यही वो चीज है जो लोगों को मोटिवेट करती है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं सर कि हम यूनिफॉर्म में तो नहीं हैं, लेकिन हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए, और ये कोई एज ब्रैकेट नहीं है इस सवाल में, ये मुझे लगता है ये सबके लिए लागू होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे। मैं जब भी किसी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाते हैं टॉक देने के लिए, मोटिवेशन टॉक देने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, तो मैं हमेशा इसी सेंटिमेंट से अंत करता हूँ जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, और थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, और ये आज आपको कह रहा हूँ सबको, यू डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि आप फौज में ही आए, देश की सेवा करने के लिए और बहुत तरीके हैं। यू कैन सर्व द कंट्री बाय डूइंग व्हाट यू डू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आप जो करते हैं उसको अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, ये जो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट चल रही है, जो ग्रोथ चल रही है, सेंसेक्स हमारा 71,000 चला गया है और कितनी ग्रोथ हो रही है, ये किससे हो रही है? आर्मी एक सिक्योर एनवायरनमेंट देती है, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है उसकी, उस सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर, वो आपसे हो रही है। वो चाहे आईटी वाले हों, चाहे सॉफ्टवेयर वाले हों, चाहे आर्किटेक्ट हों, चाहे कारपेंटर हों, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हों, चाहे फार्मर्स हों, और जितने भी स्किल सेट हैं, हमें देश को सबकी जरूरत है, भारत माँ को। तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कीजिए। और दूसरी चीज जो हम सब के लिए लागू है, बी अ गुड सिटीजन। एक अच्छा नागरिक बने आप, ये आप कर सकते हैं। अच्छा नागरिक बनना मुश्किल है, आसान चीज नहीं है। मतलब रेड लाइट नहीं क्रॉस करना, सड़क पे कचरा नहीं फेंकना, पार्किंग में गाड़ी पार्क करना, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक दूसरे की तरफ अच्छी सेंस रखना, ये थोड़ा मुश्किल होता है,
to choose the harder right over the easier wrong, वो होता है गुड सिटीजन। और अगर आपके मन में एक सोल्जर के लिए, एक सैनिक के लिए इज्जत है, तो बी अ गुड सिटीजन, बी अ सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। एक दो प्रश्न चाहें तो जनता में से अगर कोई पूछना चाहे तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं सर। एक जी। दो प्रश्न। जी हाँ, वो कर रहे हैं माइक हाथ में। माइक लेके। जय हिंद सर, जय माय हिंद। नेम इज आरना मुरमकर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए एनडीए स्टार्ट होने में भी बहुत लेट हो गया, कि सिर्फ 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, उसके बाद भी गर्ल्स के लिए अभी 35 सीट्स ही क्यों हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमारे इंडिया में कोई फीमेल कमांडो क्यों नहीं बनी है? गुड। सबसे पहले तो मैं आपका जोश काबिल तारीफ है, और आपके जैसे सभी बेटियों का जोश काबिल तारीफ है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक चीज तो ये है कि शुरुआत तो हुई, आज कम है कल ज्यादा होगी। जो शुरुआत है वो हमें कम इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ानी है। लड़कियां, यंग लेडीज आपके जैसे आना चाहती हैं, लेकिन हमें ये 1.2 मिलियन स्ट्रॉन्ग मेल आर्मी है, उसके बीच में एक एक्सेप्टेंस बनानी है। धीरे धीरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यानी अब जैसे पोस्ट है, हम पोस्ट होता है एलओसी पे, पोस्ट में जवान इकट्ठे रहते हैं, एक कॉमन टॉयलेट होता है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है कि दूसरा टॉयलेट भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, मानसिक रूप पे भी और फिजिकल में। तो एक तो वो है, और दूसरा क्या सवाल था आपका? एक फीमेल कमांडोज। फीमेल कमांडोज का भी जवाब वही है, अभी पहले इनको आने दीजिए। अभी तक जो है कमांडोज होते हैं लड़ाई करने के क्षेत्र में, अभी तक कॉम्बैट आर्म्स में लड़कियां नहीं आई हैं। कॉम्बैट आर्म्स आप समझती हैं, जैसे मैं काउंटर टेररिज्म वाला हूं, जो जितनी विमेन ऑफिसर्स हैं वो आए हैं सिग्नल कम्युनिकेशन, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस। आगे जाके लड़ने में जो इन्फेंट्री और आर्मर्ड है उसमें अभी नहीं आए हैं, उसमें हमें थोड़ा वक्त लगेगा, पहले ये शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू। यस। My name is Dikpal Singh Solanki. I want to ask a question that सर, जब पाकिस्तान ने एक बार कश्मीर में पैराट्रूपर्स उतारे थे तो उन्होंने ये सोच के उतारे थे कि लोकल कश्मीरीज हमारा साथ देंगे। उस टाइम लोकल कश्मीरियों ने उनको बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा वहाँ से। तो जो एक भावना जो लोगों के मन में मिथ कश्मीरीज के प्रति रहता है, तो वहाँ से लेके जब हम एक पेट्रियोटिज्म दिख रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ दिख रही हैं, लेकिन वहाँ से लेके जब हम एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, तो ये बीच का जो चेंज हुआ है, इस चेंज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। एकदम इतना सडन चेंज कैसे आया ये सब? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं 1965 में हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर। उन्होंने उम्मीद की थी पैराट्रूपर्स भेज के और घुसपैठिए भेज के कि कश्मीर की आवाम उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो आप बोल रहे हैं सडन चेंज, जो पिछले 3 दशकों में हम देख रहे हैं, उग्रवाद के खिलाफ जो उग्रवादी हरकतें जो हो रही हैं, सेपरेटिस्ट हरकतें जो हो रही हैं, ये सडन चेंज नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, और अब जाकर हमने इस पे विजय पाई है। आर्टिकल 370, जैसे ही आर्टिकल 370 अब एब्रोगेट हो गया 4 साल पहले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते रूलिंग दे दी है, इस रूलिंग के इसी हफ्ते इस रूलिंग के चलते अब वो पूरा फासला खत्म हो गया है, और अब आई थिंक हम पूरा देश हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कश्मीर डेवलपमेंट के पाथ पे अग्रसर है। थैंक यू सो मच सर। समय का अभाव है, मुझे पता है आप लोगों के पास सर के लिए बहुत से सवाल हैं, और प्लीज सर को रीच आउट करिए इनके सोशल मीडिया पे। मैं आज तक निराश नहीं हुआ हूं, चाहे मैं हूं या मेरे कोई भी दोस्त हों। आपके जितने भी सवाल हैं आप हम लोगों तक भेजिए, ज़रूर हम आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहेंगे। यहाँ पे हमें अपने इस सेशन को रोकना पड़ेगा क्योंकि अगले सेशन का टाइम हो चुका है, लेकिन इसको ख़त्म एक डिफरेंट थोड़े हाई नोट पे करेंगे। सर के साथ आप लोगों की एक सेल्फी लेनी है।
आपका जोश इस कैमरे में कैद होगा, देखते हैं कितना जोश है। देश के सच्चे नायकों के लिए ऐसे नहीं, शांत नहीं। एक बार जोरदार तालियां आप खड़े होकर बजाएं। ये वो लोग हैं जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं, जिसके कारण हम ऐसे उत्सव महोत्सव मना पाते हैं। जिस तरह का कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं, या जिस तरह के उत्सव हम अपने देश में मना पा रहे हैं, वो आप लोगों के कारण है। ये प्रणम्य है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लिटचोक बहुत वंदे वंदे